हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं सिलेबस ऑफ द आईपीसी, यानी कि इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, 5 यूनिट्स हैं टोटल इस सब्जेक्ट में, जो कि आपका बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। एक बार आप उसको पहले वीडियो देख लीजिए तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि पढ़ना क्या क्या है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट उसका, जैसा कि मैं उस वीडियो में आपको बता दिया था कि यूनिट फर्स्ट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी फार्मा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बी फार्मा इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री BP 104T, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, तो अब हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में देखो क्या क्या टॉपिक से पहले ये देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्योरिटीज़, यानी इम्प्योरिटीज़ क्या क्या है ये पढ़ना है हम लोग को। फिर सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से इम्प्योरिटी ऐड हो सकता है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। फिर टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया और लिमिट टेस्ट आपको पढ़ना है। लिमिट टेस्ट में आपको ये देखो इतना मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, इतना आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस का मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में देखो टुडेस वीडियो में क्या करना है हम लोग को। टुडेस वीडियो में हम लोग को इम्प्योरिटी पढ़ना है कि इम्प्योरिटी क्या है, उसके टाइप्स और सोर्सेज ऑफ एरर। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इम्प्योरिटी के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, उसका टाइप्स से लेके उसके सोर्सेज ऑफ एरर तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्योरिटी। तो अब हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटी है क्या। देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड substances in the product। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द प्रोडक्ट। किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई फॉरेन यानी कोई बाहरी अगर कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल प्रेजेंट है, या अनवांटेड जिसे हम लोग न चाहते हो कि प्रेजेंट हो, फिर भी अगर वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी फॉर्म से किसी न किसी कारण से अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग इम्प्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके प्रेजेंट होने के कारण क्या क्या हो सकता है। में चेंज देयर, में चेंज देयर मतलब किसका, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, में चेंज ओरिजिनल प्रोडक्ट, जो हमारा रियल का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग रहा होगा उसमें अगर इम्प्योरिटी कुछ ऐड हो गई होगी तो क्या क्या वो चेंज कर सकता है। में चेंज ओरिजिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, जो कि जैसे अपीयरेंस, कलर, टाइप, ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, या तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है, जो उसका बिहेवियर होगा, केमिकल बिहेवियर होगा, जो उसका रिएक्शंस वगैरह होगा वो सब उसको अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखो तो इम्प्योरिटीज़ क्या है कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड सब्सटेंस इन द प्योर प्रोडक्ट या और इन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस कैन चेंज द ओरिजिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। और इम्प्योरिटी कैसे ऐड हो सकती है, देखो इम्प्योरिटी हमारी स्टार्टिंग में ही ऐड हो सकती है, रिएक्शन हो रही है उसी समय ऐड हो सकता है, या तो फिर ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें भी ऐड हो सकता है उस दौरान। ठीक है, या तो फिर कोई अगर फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है तो उसमें भी लास्ट में एट लास्ट आके ऐड हो सकता है इम्प्योरिटी किसी भी सब्सटेंस में, और डिग्रेड कर सकता है उसका ओरिजिनल क्वालिटी को, या तो उस प्रोडक्ट को बेसिकली डिग्रेड कर सकता है, मतलब डिस्टर्ब कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्योरिटी है क्या। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इम्प्योरिटी के एग्जांपल्स क्या 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 है, इम्प्योरिटीज आती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि बार बार हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्योरिटी, तो इम्प्योर ठीक है, तो इम्प्योरिटी को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोग प्योर कब बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि अच्छा इम्प्योरिटी है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि प्योर सब्सटेंस हम लोग किसे बोलेंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे किसी भी सब्सटेंस को तब हम लोग जब प्रेजेंस ऑफ only one type of atoms in any substance, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं homogeneously same particles throughout the
द सैंपल, कोई भी सैंपल है, ठीक है, या सब्सटेंस बोल सकते हैं। देखो प्योर सब्सटेंस कब बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इन एनी सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस मान लो, अगर उसमें एक टाइप के एटम बोल लो या पार्टिकल बोलो, अगर एक ही टाइप का है पूरा उस सब्सटेंस में, तो हम लोग बोलेंगे उसे प्योर सब्सटेंस है। जैसे एग्जांपल में बात करता हूँ, देखो जैसे ये मैं यहाँ पे बीकर बनाता हूँ, ये देखो ये बीकर मान लो यहाँ पे मैं बना दिया। अब बीकर में थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ से ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे वाटर बनाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये मान लो ये वाटर इसमें फिल है, तो क्या इस बीकर में बस वाटर है? बिल्कुल बस वाटर है इसमें ना। अब ये मत देखना कि एटम मतलब H2O में दो एटम हाइड्रोजन का है एक ऑक्सीजन का, ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मतलब सेम टाइप का कंपोजिशन होना चाहिए, जैसे एक ही टाइप का कंपोजिशन। जैसे अगर वाटर है तो सिर्फ उसमें वाटर होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें सॉल्ट वगैरह या इसमें सॉल्ट हो गया या कोई भी कोई अदर सब्सटेंसेस कोई प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं, ठीक है। सॉल्ट, सैंड, स्टोन, ये सब नहीं, मतलब अगर वाटर है तो बस वाटर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द कंपोजिशन। अगर मान लो इतना अगर ये फील्ड है कंटेनर या बीकर, तो इसमें पूरा वाटर है, अगर पूरे वाटर के ही पार्टिकल हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो तो ये वही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ कि होमोजीनियसली, यानी होमोजीनियस यानी क्या होता है कि अगर कहीं भी आप, जैसे अगर इसमें मैं 1 ड्रॉप निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से 1 ड्रॉप लेता हूँ इस सोल्यूशन का, सोल्यूशन बोलो या तो इस पर्टिकुलर इस जो सब्सटेंस दिया गया इस कंटेनर में, अगर इसका मैं 1 ड्रॉप निकाल रहा हूँ और देखूँ तो हर जगह अगर वही उतना ही कंपोजिशन है वाटर का, जितना मॉलिक्यूल इधर है उतना मतलब हर जगह, तो हम लोग बोलेंगे वो होमोजीनियस है सब्सटेंस या होमोजीनियस प्रेजेंट है सब्सटेंस, ठीक है। जैसे देखो ये है मान लो सोल्यूशन है, इसमें क्या मिलाया गया है, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। ये मैं अभी आपको होमोजीनियस क्या है वो समझा रहा हूँ। देखो जैसे कोई सोल्यूशन मान लो, इसमें सॉल्ट और वाटर मिलाया गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि इस कॉर्नर से, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए, अगर मैं बोलूँगा इस कॉर्नर से यहाँ से उठाओ 1 ड्रॉप, ठीक है, और बताओ कि इसका क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा इस कॉर्नर पे, मान लो x कंसंट्रेशन, ठीक है, तो और मैं बोलूँगा दूसरा ड्रॉप इस वाले अपर पार्ट से उठाओ, इस अपर पार्ट से, ठीक है, तो इस यहाँ से उठाइए 1 ड्रॉप, तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो भी x होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो एक होमोजीनस है, यानी एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी है हर साइड, हर पूरे इस सब्सटेंस में, हर पूरे कंपोजिशन में थ्रू आउट द इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, अच्छे से मिक्स हैं, ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। तो मैं बता रहा था कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस को कि होमोजीनियसली सेम पार्टिकल्स थ्रू आउट द सैंपल, पूरे सैंपल में थ्रू आउट हर जगह इक्वल कंपोजिशन में थ्रू आउट द पूरा सेम पार्टिकल के अमाउंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे होमोजीनियसली या होमोजीनियस सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि प्रेजेंस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर एटम इन एनी सब्सटेंस कैन बी टर्म्ड एज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बता दिया आपको, किसी भी बीकर में आप वाटर लिए तो पूरा उसमें वाटर का ही कंटेंट है सिर्फ, तो ये आपका प्योर सब्सटेंस है। या तो किसी एक अलग बीकर में पूरा सॉल्ट बस लिए हैं तो उसमें पूरा सॉल्ट है बस, तो ये आपका एक अलग प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। तो आपको प्योर तो समझ में आ गया होगा, तो इम्प्योर क्या है उसका बस अपोजिट कर दिए जस्ट। तो इम्प्योर में क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं वाटर लिया था, यहाँ पे ऐसे ऐसे वाटर था, अब यहीं पे मैं यहाँ पे आपका कुछ पार्टिकल मान लो यहाँ पे सॉल्ट का मिला देता हूँ, ठीक है, ये देखो ये सॉल्ट हो गया, और ये जो ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हूँ ये वाटर है। अब बताओ वाटर अपने लिए अगर पहले बीकर में प्रेजेंट था तो वो एक प्योर सब्सटेंस था, ऐसे ही अगर सॉल्ट भी अगर अलग बीकर में प्रेजेंट था तो अपने लिए प्योर था, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट के ही कंसंट्रेशन, मतलब सिर्फ सॉल्ट के ही पार्टिकल थे उसमें, ठीक है। तो लेकिन जब मैं इन दोनों को एक ही कंटेनर में मिक्स कर दिया तो दोनों प्योर मिलके इम्प्योर हो गए, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, देखो नीचे मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ कि प्योर इम्प्योर सब्सटेंस बनता है कैसे, देखो यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, कि कैसे फॉर्म होता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि दोनों मिलके प्योर मिलके इम्प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिए। क्यों इम्प्योर, मतलब क्या कि दो पार्टिकल वहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट है सेम कंपोजिशन में, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस का मैं डिफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर लिखो, या तो प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको मैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन, एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा, एक से भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल इन एनी कंपाउंड, इन एनी सब्सटेंसेस बोल दो, इन एनी सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस, तो वो आपका एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। जैसे ये मान लो ये है आपका पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल, इसमें पूरा बस पैरासीटामॉल है तो ये एक आपका प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक एस्पिरिन मैं ले लिया, एस्पिरिन, एस्पिरिन है, इसमें बस एस्पिरिन का ही इसमें कंटेंट है तो ये आपका एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इन दोनों को मैं मिक्स कर दिया, यहाँ पे आधा पैरासीटामॉल हो गया, आधा एस्पिरिन हो गया, तो ये आपका देखो दोनों प्योर प्योर मिलके इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। मतलब दो टाइप के यहाँ पे कंपोजिशन प्रेजेंट हो गए, एक पैरासीटामॉल का, एक एस्पिरिन का, ठीक है, तो ये एक इम्प्योर सब्सटेंस बना दिया। अब वो अलग बात है कि वो इम्प्योर सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल है या तो हमारे लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे के लिए, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और बात करता हूँ कि ये जो मैं यहाँ पे देखो कोनिकल फ्लास्क बनाया हूँ उसका क्या मैं इसको आपको समझाने चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे मान लो एक कोई ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क में, इसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, इसी में टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है। देखो तो कोनिकल फ्लास्क में क्या मैं किया हूँ कि एक सब्सटेंस ए लिया हूँ, ठीक है, इसमें थ्रू आउट द पूरे कंपोजिशन इसके पूरे सब्सटेंस ए के ही हैं। जो कोई सब्सटेंस को मैं नेम दे रहा हूँ कि ए सब्सटेंस है तो उसमें पूरा ए का ही सब्सटेंस है इसमें, ये नहीं कि कोई और पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक होमोजीनियस ए का सब्सटेंस है जो कि एक प्योर सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ए के पार्टिकल सिर्फ, ठीक है, तो ये आपका एक प्योर सब्सटेंस हो गया सब्सटेंस ए का, ठीक है। और एक दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम मैं बी बोलता हूँ यहाँ पे, वो भी प्योर है, ये अलग से सब्सटेंस में लिया हूँ क्योंकि इसमें बस बी के ही पार्टिकल प्रेजेंट हैं थ्रू आउट द सैंपल गिवन, ठीक है, कोई सैंपल है इसमें बी के पार्टिकल बस प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ सर्कल, ठीक है। तो देखो ये बी के सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट है तो ये भी आप खुद प्योर सब्सटेंस, क्यों क्योंकि बस बी के पार्टिकल प्रेजेंट है। तब देखो अब मैं इन दोनों का रिएक्शन कराता हूँ, रिएक्शन मतलब बस मिक्स कर देता हूँ, मान लो रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मिक्स कर दे रहा हूँ एक दूसरे में दोनों को। तो क्या हो रहा है देखो इस कोनिकल फ्लास्क में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का सब्सटेंस तो प्रेजेंट ही है, अब बी का यहाँ पे देखो सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इस कोनिकल फ्लास्क में अब मिक्सचर के बाद इस कोनिकल फ्लास्क में कौन कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है, सब्सटेंस ए भी प्रेजेंट हो गया और सब्सटेंस बी भी प्रेजेंट हो गया, तब ये क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि मैं आपको इम्प्योर सब्सटेंस के डिफिनीशन में भी बताया था कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, तो एक पार्टिकल से अगर ज़्यादा प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में या सैंपल में तो उसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एक टाइप से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सैंपल ए भी है और सैंपल बी भी आ गया, या सब्सटेंस ए भी है इसमें, सब्सटेंस बी भी है, ठीक, तो एक से ज़्यादा हो गया प्रेजेंट इस सैंपल में, तो इसलिए ये एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ओवरऑल क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है हमें बताना चाहता था। तो देखो अब मैं बात करता हूँ कि इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो कैन बी फाउंड बाई, इम्प्योर सब्सटेंस कैसे कैसे बन सकता है। तो इम्प्योर सब्सटेंस ऊपर मैं आपको बता दिया कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस को अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस के साथ मिलाएंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस बनेगा। यहाँ भी बता देता हूँ कैसे, जैसे मान लो अगर हम लोग शुगर लिए हैं, चीनी, ठीक है, तो बस चीनी के ही पार्टिकल हैं तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही अगर मैं सॉल्ट लिया हूँ तो बस सॉल्ट के पार्टिकल हैं तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। तो दोनों प्योर प्योर को अगर मान लो मैं मिक्स कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, दोनों देखो यहाँ पे शुगर के भी पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे और सॉल्ट के भी पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो दो दो पार्टिकल टाइप के प्रेजेंट हो जाएंगे, तो ये आपका एक इम्प्योर सब्सटेंस फॉर्म कर देगा, ठीक है। दूसरा है कि ये ए हो गया, दूसरा क्या है कि प्योर और इम्प्योर को मिक्स करने पे भी इम्प्योर बनेगा। तो देखो कॉमन सी बात है, जब प्योर प्योर मिक्स करने पे इम्प्योर बन रहा है तो प्योर और इम्प्योर को मिक्स करोगे फिर भी इम्प्योर ही बनेगा, ठीक है। जैसे वही मान लो इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे वही फिर शुगर को हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं किसमें, मान लो ये बीकर लिया, इसमें मैं सॉल्ट लिखा हूँ, सॉल्ट डाला हूँ और वाटर है, ठीक है, तो इस शुगर को सॉल्ट और वाटर वाले कंपोजिशन में डाल दिया तो ये भी फिर से आपका इम्प्योर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 टाइप के यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे, 3 टाइप्स का, ठीक है। इतना मैं इसको अब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अब इम्प्योर भी इम्प्योर के साथ मिक्स होकर इम्प्योर ही बनाएगा, ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखा हूँ, क्या, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि पैरासीटामॉल का एक टैबलेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस फिगर में, टैबलेट है ये पैरासीटामॉल का, ठीक है। देखो अगर मुझे दिया गया है इफ़ टू मेक 500 mg पैरासीटामॉल, मान लो मुझे बोला गया है, बताया गया कि मुझे 500 mg का पैरासीटामॉल बनाना है, ठीक है।
देखो पैरासीटामोल का दूसरा नेम है एसिटामिनोफेन, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एसिटामिनोफेन, ठीक है। तो बट वी प्रिपेयर्ड 550 mg मिस्टेकली, हम लोग को बोला गया था 500 mg का पैरासीटामोल बनाने के लिए, लेकिन हम लोग गलती से 550 mg का 550 mg का गलती से हम लोग पैरासीटामोल अगर बना दिए हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा 50 mg आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है 500 mg का बना दिए 550 mg का, तो 50 mg एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ये एक्स्ट्रा जो 50 mg है वो भी एक इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हूँ हेंस रिक्वायरमेंट था हम लोग को 500 mg का, लेकिन बट प्रिपेयर्ड 550 mg का, तो यहाँ पे तो यहाँ पे देख लो 50 mg एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो 50 mg है वो वर्क करेगा किसकी तरह, एक इम्प्योरिटी की तरह, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो गया, इतना हम लोग को बोला नहीं गया था, हम लोग को बस 50 mg बोला गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे कि आपको इतना इम्प्योरिटी क्या है, देखो इम्प्योरिटी क्या है उसका, आपका इम्प्योरिटी हो गया, फिर प्योर सब्सटेंस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है और एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी कि इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योरिटी बनती कैसे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया है, अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। इम्प्योरिटी कितने टाइप्स की होती है, तो देखो बेसिकली देखा जाए तो इम्प्योरिटी दो ही टाइप की होती हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, कंस्ट्रक्टिव नाम से ही हमें पता चला है कि जो इम्प्योरिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाए, मतलब जिस इम्प्योरिटी को जानबूझ के बनाया जाए उसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक है। अब देखो किसी भी इम्प्योरिटी को बनाने के चक्कर में या बनाने के लिए अगर हम लोग जानबूझ के किसी इम्प्योरिटी को बना रहे हैं तो ऐसा क्यों, कोई कारण होगा। देखो कारण ये है कि जैसे मान लो, वही मैं ऊपर एग्जाम्पल बताया था, अगर आप ध्यान दिए हो तो, जैसे मान लो मुझे बनाना है कि पैरासीटामोल और एस्पिरिन का मुझे एक टैबलेट मिक्स करके दोनों को पाउडर फॉर्म में एक टैबलेट बनाना है, ठीक है, ताकि ये यूटिलाइज हो सके और ज़्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है, यूटिलाइज हो सके ज़्यादा। तो ये मेरा टारगेट प्रोडक्ट क्या है कि मुझे बनाना है पैरासीटामोल और एस्पिरिन को मिक्स करके एक टैबलेट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, पैरासीटामोल लूँगा एक टैबलेट, उसको पहले, या पाउडर फॉर्म में ही रहेगा, उसको पहले मैं पैरासीटामोल ले लूँगा, उसको मिक्स करूँगा एस्पिरिन के साथ, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ पूरा, एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन, ये आपका पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल। देखो तो इन दोनों को मिक्स करके मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये पैरासीटामोल पहले प्योर सब्सटेंस था, एस्पिरिन भी अपने में प्योर था, क्योंकि एक ही टाइप का पार्टिकल था, सिर्फ पैरासीटामोल का और सिर्फ एस्पिरिन का अलग अलग, ठीक। तो लेकिन जब मुझे टारगेट प्रोडक्ट था बनाने का कि दोनों को मिक्स करना है, तो मिक्स कर रहा हूँ, तो मैं देखो एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, यानी इम्प्योरिटी फॉर्म हो गई, ठीक है। लेकिन ये इम्प्योरिटी क्या है, हमारा टारगेट था, ये इम्प्योरिटी बनाना, ये सब्सटेंस बनाना हमारा टारगेट था, तो इसलिए ये इम्प्योरिटी को हम लोग जानबूझ के अपने से कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। ये हमारा इंटेंशन था उसको कंस्ट्रक्ट करने का, तो इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसे अपने से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिफिनीशन मैं बोल देता हूँ कि देखो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 6 स्पेस है, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो कि इम्प्योरिटीज विच आर एड ऑन बाई सेल्फ, खुद से ऐड करें, और बाई नोइंग इट्स कॉज, हम लोग उसका कारण जानते हो क्यों ऐड कर रहे हैं, या किसी भी इम्प्योरिटी को अगर हम लोग खुद से ऐड कर रहे हैं क्यों, इट्स कॉज टू फॉर्म टारगेटेड प्रोडक्ट, ऐसी इम्प्योरिटी जिसे हम लोग खुद से ऐड कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, किस लिए, एक टारगेटेड प्रोडक्ट, जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं खुद से या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है। तो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या है कि ऐसा इम्प्योरिटी जो कि किसी भी सब्सटेंस में ऐड होने के बाद उस पर्टिकुलर जो टारगेटेड प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रक्ट कर दे, खराब कर दे, डिग्रेड कर दे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जानबूझ के कोई तो अपना हम लोग प्रोडक्ट खराब करेंगे नहीं, तो वो मतलब एक्सीडेंटली या अचानक से या किसी न किसी मिस्टेक के कारण ऐड हो जाती होगी, ठीक है, जैसे हम लोग जानबूझ के नहीं ऐड करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी का मैं डिफिनेशन लिखता हूँ क्या, कि इम्प्योरिटीज दैट आर एडेड, विच आर एडेड या दैट आर एडेड एक्सीडेंटली, ऐसे इम्प्योरिटी जो कि एक्सीडेंटली ऐड हो जाए या और ड्यू टू अनअवेयरनेस, हमें पता ना हो और वो अचानक से ऐड हो गया हो, अनअवेयरनेस, ठीक है। एंड में डिग्रेड मतलब क्या, उसको खराब कर देना, में डिग्रेड द फाइनल प्रोडक्ट,
कोई भी हम लोग मान लो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी अचानक से या एक्सीडेंटली ऐड हो गया जिससे हम लोग को पता ना हो कि अच्छा इसमें ऐड है क्या, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग देखें कि हम लोग को अच्छा ऐसा मान लो ब्लू कलर आना चाहिए था और कलर आने लगा रेड कलर, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण, किसी न किसी इम्प्योरिटी के प्रेजेंस होने के कारण ऐसा हो सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इम्प्योरिटी दैट आर एडेड एक्सीडेंटली आर ड्यू टू अनअवेयरनेस एंड मे डिग्रेड द फाइनल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब इसमें लिखा है कि नाउ इम्प्योरिटीज कैन बी एड ऑन इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन थ्रू मेनी सोर्सेज और वेज, मतलब कि कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में या प्रोडक्ट में कैसे ऐड हो सकती है। ये देखो मेनी डिफरेंट सोर्सेज या अलग अलग तरीकों से ऐड हो सकती है किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, तो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिससे कि इम्प्योरिटी ऐड हो सकता है हमारे प्रोडक्ट में, तो अब उसका बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं पूरा सोर्सेज जो है इसका इम्प्योरिटी का मैं आपको इसमें फ्लो डायग्राम टाइप में, फ्लो चार्ट टाइप में बता दिया हूँ इसको। इसमें देखो, तो इसमें क्या है कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी कैसे ऐड हो सकता है। पहला है आपका, पहला रॉ मटेरियल, कि हम लोग रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, उसमें स्टार्टिंग से ही अगर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट्स हो तो हमारे ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट को इम्प्योर बना सकती है। ठीक है, जैसे इसका अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिया हूँ कॉपर और H2SO4, इसको बना रहा हूँ मैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये बना मान लो, तो यहाँ पे जो हम लोग कॉपर लिए थे मान लो और वगैरह से अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम का भी प्रेजेंट रहा होगा कुछ क्वांटिटी सैंपल, कुछ यहाँ पे मान लो आयरन का भी रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता नहीं चल रहा था उस टाइम कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही इम्प्योर था ये कॉपर, तो क्या किया कॉपर यहाँ पे H2SO4 के साथ कंबाइन करके कॉपर सल्फेट बनाया, तो इस कॉपर सल्फेट में भी आयरन और एल्युमिनियम का कुछ ना कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो और ये जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए थी कॉपर सल्फेट की, जो कि बस जिसमें प्योर कॉपर हो, वो नहीं मिलेगा हम लोग को। ठीक है, डिस्टर्ब कर देगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में चेंज कर देगा उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये रॉ मटेरियल के कारण ऐड हो गया है इम्प्योरिटी किसी भी हमारे सब्सटेंस में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बात करते हैं हम लोग रिएजेंट और केमिकल। अब देखो इसमें क्या है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देख लो, तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे रॉ मटेरियल हम लोग बात कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल के थ्रू कैसे इम्प्योरिटी ऐड हो सकती है और एक कैसे एक सोर्स है इम्प्योरिटी का। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे रिएजेंट और केमिकल्स, किसी भी रिएजेंट या केमिकल के कारण कैसे इम्प्योरिटी ऐड होती है। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉपर लिया और H2SO4 लिया, ठीक है, और फॉर्म किया कॉपर सल्फेट CuSO4। तो यहाँ पे देखो H2SO4 मान लो हम लोग को लेना था 10% कंसनट्रेशन का, और हम लोग ध्यान नहीं दिया और इसको ले लिए 12% कंसनट्रेशन का मान लो। ठीक है, या तो 15% का कंसनट्रेशन रहा होगा अगर H2SO4 का, तो ये जो देखो 10% का लेना था और 12 और 15% का हम लोग ले लिए हैं कंसनट्रेशन का, तो ये एक देखो जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट था कॉपर सल्फेट को बनाने के लिए, उसमें एक एरर कॉज कर सकता है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो हम लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि कंसनट्रेशन ज़्यादा है H2SO4 का। ठीक है, तो उसलिए देखो ये किसके कारण ऐड हो रहा है, ये H2SO4 क्या है, यहाँ पे एक रिएजेंट है, रिएजेंट है या केमिकल स्पेसीज है जिससे ये रिएक्ट कर रहा है कॉपर। ठीक है, तो इस रिएजेंट के कारण यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड हो जा रहा है कॉपर सल्फेट में ड्यू टू इम्परफेक्ट कंसनट्रेशन। ठीक है, उसके कारण जब ऐड हो जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे रिएजेंट और केमिकल, केमिकल के कारण ये इम्प्योरिटी ऐड हो रही है, इसलिए ये एक सोर्स हो जाता है आपका इम्प्योरिटी का। ठीक है, तो ऐसे अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट मान लो जैसे कोई भी अगर ये कंटेनर है, मान लो यहाँ पे ये कोनिकल फ्लास्क है, हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, टाइट्रेशन आप लोग जानते होंगे, बेसिक 11th-12th में आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, बस वर्ड समझिए क्या है कि टाइट्रेशन जैसे परफॉर्म करने वाले हैं। मान लो यहाँ पे बीकर वगैरह, ब्यूरेट वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये स्टॉपर इसका है, ये सब स्टैंड है इसका। ठीक है, तो मान लो टाइट्रेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो मान लो इसमें इसको क्लीन करना चाहिए था हम लोग को बीकर को, लेकिन हम लोग ध्यान दिए नहीं, और ये बीकर क्या है आपका थोड़ा सा इसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट रह गई। इम्प्योरिटी मतलब कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल अगर कोई पहले से प्रेजेंट, हम लोग क्लीन न किए उसे, अगर क्लीन नहीं किए हों इस कोनिकल फ्लास्क को, तो इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होगा जिसके कारण थोड़ा सा इम्प्योरिटी हमारे सब्सटेंस में ऐड हो सकती है। ठीक है, सब्सटेंस में इम्प्योरिटी ऐड हो सकती है। तो किसके कारण ऐड हो रहा है, इस कोनिकल फ्लास्क के कारण, यानी इस इक्विपमेंट के कारण। तो इक्विपमेंटल यानी इक्विपमेंट की वजह से, जितने भी इक्विपमेंट हैं उनकी वजह से अगर कोई भी
अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो ये हमारा प्रोडक्ट को ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है, और ये एक सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी फॉर्म करता है, मतलब एक इम्प्योरिटी का सोर्स हो जाता है। तो इक्विपमेंट में बस यही कोनिकल फ्लास्क नहीं, जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो अगर हम लोग लिए हैं कोई स्पैचुला लिए हैं, स्पैचुला यानी एक स्पून टाइप का होता है, स्पून टाइप का, यहाँ थोड़ा सा फिगर जैसा भी बन रहा हो, ठीक है। तो स्पैचुला में क्या है कि स्पून टाइप का होता है, ये एक होता है इक्विपमेंट जो कि अगर जिससे हम लोग पाउडर वगैरह जैसे केमिकल या सब्सटेंसेस वगैरह निकालते हैं और पुट करते हैं हमारे बीकर वगैरह में, ठीक है। तो स्पैचुला से मान लो तुम अभी NaCl निकाल के अपने बीकर में रखे, फिर उसको साफ़ नहीं किया डायरेक्ट, फिर KCl भी इसी से निकाल लिए, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी निकाल लिए उसी से। तो क्या है कि थोड़ा सा देखो NaCl की क्वांटिटी थोड़ा सा उसका ऐड रहेगा, उसी स्पैचुला में लगा रहेगा, एडजॉर्ब रहेगा सरफेस पे, एडजॉर्ब रहेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब रहेगा, सरफेस पे एब्जॉर्प्शन जिसका होता है उसे एडजॉर्ब बोलते हैं। तो एडजॉर्ब रहेगा तो NaHCO3 के साथ भी ऐड हो सकता है, तो इसलिए देखो थोड़ा सा इम्प्योरिटी आ सकती है, थोड़ा सा मतलब इम्प्योर फॉर्म कर सकता है सब्सटेंस को। तो ये एक आपका सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी हो गया। फिर ऐसी बात करें इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट भी काफ़ी रोल प्ले करता है इम्प्योरिटी को ऐड करने के लिए किसी भी सब्सटेंस में। कैसे, जैसे मान लो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे मान लो कोई पाउडर है, जैसे अगर मैं बात करूँ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अगर कोई पाउडर मान लो जैसे, तो अगर वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक, ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, मॉइस्चर, कोई सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, उसे हम लोग हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक। तो अगर मान लो कोई सब्सटेंस जो है वो पाउडर फॉर्म जो है उसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का वो पाउडर है, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का पाउडर है अगर, तो क्या है कि अगर आपको मान लो प्रिपेयर करना था पाउडर को कंबाइन करके किसी भी साथ, मान लो किसी भी व्हीकल के साथ, व्हीकल यानी जैसे कोई भी मान लो जैसे वाटर है, वाटर, ठीक है, वाटर में मिक्स करके आपको बनाना था कोई सब्सटेंस प्रोडक्ट, कोई सब्सटेंस आपको यहाँ फॉर्म करना था, तो आप लोग ध्यान नहीं दिए, या तो आपको यहाँ पे पाउडर लेना था ड्राई फॉर्म में, ठीक है, और आप लोग डायरेक्ट ओपन करके उस बॉक्स में से जिसमें ये पाउडर रखा था, आप ओपन करके डायरेक्ट इस व्हीकल में ऐड कर दिए। व्हीकल जरूरी नहीं, वाटर चाहे जो भी ले सकते हैं आप, ठीक है, जैसा आपको दिया गया हो बनाने के लिए, जो उसका स्टैंडर्ड जो उसका MOP रहा होगा या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रहा होगा SOP के हिसाब से, ठीक है। तो ड्राई करके लेना था, आप लोग ध्यान नहीं दिए, और ओपन था, ओपन करके उसको डायरेक्ट ही पुट कर दिए व्हीकल में, ठीक है। तो ये आपका एक इम्प्योरिटी को ऐड कर सकता है, क्योंकि वो पाउडर हाइग्रोस्कोपिक नेचर का था और एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है। तो आप ड्राई नहीं किए और डायरेक्ट उसको ऐड कर दिए, तो ये एक इम्प्योर सब्सटेंस का फॉर्म करेगा, इम्प्योरिटी का कॉज करेगा, ठीक है। ऐसे स्टोरेज में देखो कभी कभी क्या होता है कि स्टोरेज भी हमारा इम्प्योरिटी का सोर्स है, इससे भी हमारा इम्प्योरिटी ऐड हो सकता है सब्सटेंस में। क्यों, कोई सब्सटेंस हम लोग किस चीज़ में, किस कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मली अगर ग्लास का बीकर, अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग एल्कली मेटल्स रखेंगे, एल्कली मेटल्स वगैरह अगर हम लोग ग्लास कंटेनर, ग्लास टाइप कंटेनर में रखेंगे, अगर ग्लास कंटेनर में अगर हम लोग एल्कली मेटल्स रखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से लीचिंग इफेक्ट हो जाएगा। जो एल्कली मेटल्स है वो उसका कुछ अमाउंट या सब्सटेंस निकल के इस सोल्यूशन में, अगर कोई सोल्यूशन इसमें फिल है तो उस सोल्यूशन में क्या है, एल्कली मेटल्स के भी कुछ उसमें अमाउंट प्रेजेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। इस इफेक्ट को कहते हैं लीचिंग इफेक्ट, लीचिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग ऐसा कंटेनर, सूटेबल कंटेनर नहीं लिए थे, तो इसलिए इस सोल्यूशन में जो भी रखे थे इसमें इम्प्योर सब्सटेंस ऐड हो गया, मतलब इसका सब्सटेंस एल्कली मेटल्स का इसमें ऐड हो गया, जो कि हमारे इस सोल्यूशन को जिसमें प्रेजेंट है उसको इम्प्योर बना दिया, ठीक है। तो ये भी एक स्टोरेज कंडीशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो मान लो कोई भी हम लोग प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी एक जगह से दूसरे जगह तक, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लैब में था, प्रोडक्ट फॉर्म किया कंटेनर, सूटेबल कंटेनर में, इसको मैं सूटेबल कंटेनर में फिल किया और इसको मैं ले जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट करके एक कोई नए प्लेस पे, न्यू प्लेस पे, ठीक है। न्यू प्लेस मान लो कोई नया लेबोरेटरी है, उसमें मान लो इस जो पहले वाले लैब जहाँ पे मैं प्रिपेयर किया था, इसका यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थे, मान लो 25 डिग्री था, ये तो रूम टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, और मान लो यहाँ पे प्रेशर जो था वो 4 ATM मेंटेन, 4 ATM नहीं, या तो बोल दो 4 ATM ही अच्छा मान लो मेंटेन था, नॉर्मली तो 1 ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
फिर भी मान लो 4 atm मेंटेन था प्रेशर, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग न्यू लैब में ले गए तो यहाँ पे तो 25 atm था ही मान लो रूम टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर जो था वो 1 atm था। तो जो सब्सटेंस यहाँ पे जो इनिशियल लोग प्रिपेयर किए थे जो वो जाके वो 4 atm के ही एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में प्रिपेयर किए थे, 4 atm और 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन न्यू प्लेस पे जाने के बाद क्या हो गया कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो था, लेकिन जो आपका यहाँ पे प्रेशर था जो वो आपका चेंज हो गया, वो 4 atm की जगह यहाँ पे 1 atm हो गया। तो जो वहाँ पे हम लोग बनाए थे पहले वाले लैब में तो उसका जो प्रॉपर्टी था वो कुछ डिफरेंट था, लेकिन इस वाले न्यू लैब में आने के बाद इसका प्रॉपर्टी कुछ उस सब्सटेंस का चेंज हो गया। ठीक है, बोल सकते हैं चेंज हो गया, या तो होस्ट के डिग्रेड हो गया हो, क्योंकि वो होस्ट के 4 atm पे ही वो स्टेबल रहता हो और 1 atm पे आके बाद डिग्रेड हो गया हो। तो ये हमारे प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकता है या तो डिस्ट्रक्ट कर सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि डिग्रेड करके आपका ख़राब कर सकता है हमारे टारगेटेड प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये भी एक आपका सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी हो गया। या ट्रांसपोर्टेशन में भी बोल सकते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल की वजह से अगर कोई हमारे सब्सटेंसेस पे अगर कुछ या उसके सरफेस पे अगर ऐड हो जा रहा है या एडजॉर्ब हो जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन में आपका इम्प्योरिटी का ऐड हो जाना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। अब सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको इम्प्योरिटी क्या है, उसका टाइप्स क्या है और सोर्सेज क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जैसे मैं आपको इम्प्योरिटी में स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताया था कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन और अनवांटेड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी का डिफिनेशन बताया था। तो प्योर सब्सटेंस का एक और मैं डिफिनेशन ले सकता हूँ क्या, कि एब्सेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल, किसी भी फॉरेन पार्टिकल का एब्सेंस और लिमिटेड प्रेजेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल, लिमिटेड प्रेजेंट। ठीक है, अगर लिमिट में ही प्रेजेंट हो कोई फॉरेन पार्टिकल या एब्सेंस हो कोई फॉरेन पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस में, तो उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, देखो लिमिट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को 100% प्योर नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात जान लो कि 100% प्योर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बना भी नहीं पाते हैं। मैक्सिमम हम लोग 99.99% तक बना सकते हैं हाईएस्ट, वो भी कितनी मेहनत करने के बाद, लेकिन 100% तक प्योर कोई भी सब्सटेंस नहीं होता है। आप लोग प्रचार में भी सुने होंगे कि ऐड वगैरह में कि जो आपका डेटॉल है वो 99.9% ही आपका जर्म्स को किल करता है। कोई भी क्योंकि 100% वो क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, कि 100% ये एकदम इसकी पोटेंसी इफिकेसी 100% है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हम लोग कोई भी सब्सटेंस को 100% तक प्योर नहीं कर सकते हैं, उसलिए मैं बोला लिमिटेड, यानी कुछ एक लिमिट तक वहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए इसको डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी देखो, अब जो भी है यूनिट फर्स्ट का आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि इम्प्योरिटी क्या है, सोर्सेज क्या है इसका और टाइप्स क्या है। तो अब अगले वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि लिमिट टेस्ट क्या है। ठीक है, लिमिट टेस्ट में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी इम्प्योरिटी जो है, जैसे अब हम लोग इम्प्योरिटी की बात कर चुके हैं, तो कोई भी इम्प्योरिटी जो है कितने लिमिट तक प्रेजेंट होगी, कितने लिमिट तक प्रेजेंट होगी कोई किसी भी सब्सटेंस में, उसका हम लोग का इसमें फार्माकोपिया में भी बताया जाता है। फार्माकोपिया क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा आने वाले वीडियो में। देखो, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया भी फर्स्ट यूनिट का ही इसमें एक टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो फार्माकोपिया वगैरह का ये भी बताऊंगा। तो इसमें लिमिट टेस्ट में ये बताया जाता है कि कितने लिमिट तक कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है, कितना लिमिटेशन उसका अलाउड है। ठीक है, तो अब ये इम्प्योरिटी की हम लोग लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और डिफरेंट लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे क्लोराइड का कितना लिमिट होना चाहिए, क्लोराइड का, सल्फेट का कितना होना चाहिए, आयरन का कितना होना चाहिए, लीड का कितना होना चाहिए, उसके बाद फिर आर्सेनिक का कितना होना चाहिए, फिर हैवी मेटल्स का कितना होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब तक और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।